अगर हमारी इमेज जो पड़ी है फोल्डर के अंदर, अगर वो किसी और फोल्डर में पड़ी हो, ठीक है, तो फिर हम उसको किस तरह से एक्सेस करेंगे? जैसे हमारा फोल्डर कहाँ पे पड़ा है? यहाँ पर हमारा ये फोल्डर पड़ा है CWMZ। ठीक है, इसके अंदर हमारी ये फाइल पड़ी है index.html, और उसके साथ ही हमने इमेज रखी हुई है। बट अगर हमारी इमेज कहीं बाहर पड़ी हो, लेट्स सपोज मैं इसको इसी यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और बाहर जाके यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये जो हमारा CWMZ का फोल्डर है ना, उस फोल्डर से हम जब भी बाहर निकलेंगे ना, तो वहाँ पे इमेज पड़ी है हमारे पास। तो अगर हमारी इमेज उसी फोल्डर के अंदर पड़ी है, तब तो आसान है हमारा काम। मैं यहाँ पर इमेज में SRC में जाके डॉट स्लैश लगा के image.png को पिक कर सकता हूँ। ठीक है, हमारा जो है वो इमेज शो हो गई यहाँ पे। ठीक है, हम इसकी विड्थ हाइट भी सेट कर सकते हैं। अभी के लिए हम सिंपल यहाँ पर HTML की प्रॉपर्टी 500 पिक्सल, और हाइट भी हम इसकी फिक्स कर सकते हैं 500 पिक्सल। तो हाइट में इसकी 500 पिक्सल ना करके 300 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी इमेज फिलहाल शो हो गई। बट अगर फर्ज करते हैं हमारी जो इमेज है, मैं यहाँ से फोल्डर से डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब हमने इमेज को बाहर से पिक करना है, ठीक है, यहाँ से। तो फिर हम कैसे पिक करेंगे? किसी को इस बारे में आइडिया है? जिनको पता है ना इस बारे में, इस चीज़ का नॉलेज है, वो तो खामोश रहें। उसके अलावा किसी को अगर आइडिया है इस बारे में कि हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, तो वो अपना आइडिया शेयर करें। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई अपना अंदाजा लगाना चाहे कि सर हम ये कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, कोई है किसी के माइंड में ऐसा आइडिया? अच्छा, तो अभी के लिए हम खड़े हैं इस फोल्डर के अंदर, CWMZ के फोल्डर के अंदर। यहाँ पे हमारी फाइल पड़ी है index.html, जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। हमने ये जाना कहाँ पे है? इस फोल्डर से बाहर जाना है और इस इमेज को पिक करना है। तो जब भी आपने अगर किसी फोल्डर के अंदर जाना है, मैं CWMZ के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, और इसका नाम हम रख देते हैं हेलो। ठीक है, और अब मैं इस फोल्डर के अगर अंदर जाना चाह रहा हूँ, लेट मी चेक द चैट सर, इस इमेज का पाथ सारा कॉपी कर दें ये इमेज के टैग में। अ, यार वो चीज गलत है, उस तरह से नहीं करना। आप इस तरह से कह रहे हैं कि ये जो ऊपर पाथ आ रहा है ये कॉपी करेंगे, इस तरह से नहीं करते होते। जब भी आप इमेज का पाथ दे रहे होते हो ना, तो आप अपनी फाइल से स्टार्ट करते हो, तो कि हम अब इस फाइल के अंदर खड़े हैं index.html के अंदर। अब हमने इस फाइल से स्टार्ट होना है और इमेज तक जाना है। ठीक है, ठीक है, आपने कोशिश की है बताने की। इट्स ओके, अगर वो गलत होता है या ठीक होता है ये अलग बात है। ठीक है, अभी अगर हमने किसी एक फोल्डर के अंदर खड़े हैं, जैसे हम CWMZ के अंदर खड़े हैं, तो हम उसी फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर पड़ा है हमारे पास हेलो नाम का। अगर हम उस फोल्डर के अंदर जाना चाह रहे हैं ना, हम बाहर नहीं गए, उसी फोल्डर के अंदर एक वो दूसरा फोल्डर पड़ा है, तो हमें डॉट स्लैश सेम लगाना पड़ेगा, डॉट स्लैश। ठीक है, अब उसके अंदर हमारे पास सारे स्ट्रक्चर शो हो गया। तो हेलो वाले फोल्डर में जाएंगे, अब यहाँ पर स्लैश लगाएंगे तो हमारे पास शो हो जाएगा कि आगे हमारी कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हैं, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर आपने उस फोल्डर से बाहर जाना है, ठीक है, CWMZ के फोल्डर से बाहर जाके हमने उस इमेज को पिक करना है, तो डबल डॉट स्लैश लगाएंगे। ठीक है, डबल डॉट स्लैश लगाएंगे तो ये, अच्छा ठीक है, अभी फिर डबल डॉट स्लैश लगाएंगे। अब वो पीछे पहुंच गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इमेज शो हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ फोल्डर स्ट्रक्चर। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट डेटा, लेक्चर्स, मन स्टैक प्रोजेक्ट, इस तरह से image.png पड़ी होगी। मैं दोबारा से स्लैश लगाता हूँ, तो ये देखो, ये वही की वही खड़े हैं सारे के फोल्डर, ये लेक्चर्स, मन प्रोजेक्ट, न्यू फोल्डर। ठीक है, तो ये image.png को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब हमारी वो इमेज दोबारा से शो नहीं हुई। लेट मी चेक कि शो क्यों नहीं हुई। मैं एक बार इसको फोल्डर से जाके ओपन करता हूँ। ठीक है, अब ये हो रही है हमारी, बट हमारे लाइव सर्वर में नहीं हो रही। इस बारे में किसी को कोई आइडिया है कि क्यों नहीं हो रही? जब हम बेसिकली लाइव सर्वर चला रहे होते हैं ना,
तो लाइव सर्वर ये कहता है कि उसी फोल्डर के अंदर तुम्हारी इमेजेस पड़ी होनी चाहिए। मतलब ये जो हमारा CWMZ का फोल्डर था ना, इसके अंदर बेशक हेलो के फोल्डर के अंदर रख दो, मसला नहीं है। बट अगर CWMZ के अंदर आप वर्क कर रहे हो ना, तो उससे बाहर जाके कहीं भी इमेज पड़ी होगी तो लाइव सर्वर उसको पिक नहीं करता। ये लाइव सर्वर के अंदर इशू है। ठीक है, वैसे पिक कर लेगा बस बट बस उस फोल्डर के बाहर अगर इमेज पड़ी होगी तो उसको पिक नहीं करेगा। ठीक है। अब देखो मैंने वैसे जब इसको ओपन किया लाइव सर्वर में, ये ओपन नहीं हुई। वैसे मैं अगर इस फाइल को ओपन कर रहा हूँ कस्टमली, तो ये यहाँ पर इमेज को ओपन कर रहा है। बट अगर मैं लाइव सर्वर से जाके ओपन करता हूँ, ये देखो, अब यहाँ पे इमेज नहीं शो करेगा, ये देख सकते हो आप। ठीक है। तो ये जो लाइव सर्वर है ये फोल्डर से बाहर पिक नहीं करता। ये समझ? रिलेटिव पाथ में मसला करता है। एग्जैक्टली exactly. ठीक है। चले हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इमेज का टैग हमने कर लिया। इसके अलावा हम देख लेते हैं हम अपना फॉर्म का टैग। ठीक है। लाइक जब आप फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करते हो ना, तो आपके सामने एक लॉगिन फॉर्म आता है। ठीक है। आप उस लॉगिन फॉर्म में अपना डेटा पुट करते हो और सबमिट के बटन पे क्लिक करते हो, आपका जो डेटा है ना वो बैकएंड पे चला जाता है डेटाबेस में। वो बेसिकली आपके सामने जो फॉर्म बन के आया होता है ना, वो फॉर्म कैसे बनता है, तो वो हमारे पास HTML के अंदर फॉर्म का टैग होता है। ठीक है। इस टैग के अंदर हम अपना सारा का सारा इनपुट्स डालते हैं। अब ये एक्शन क्या है? एक्शन, जब आप PHP के साथ, PHP और MySQL के साथ आप डेटाबेस से कनेक्शन कर रहे होते हो ना बैकएंड के साथ, यानी कि ये हमारा जो बना रहे हैं ना, ये हमारा फ्रंट एंड है। इस फ्रंट एंड को जब हम बैकएंड से कनेक्ट कर रहे होते हैं ना, तब हमारा ये एक्शन का एट्रीब्यूट यूज होता है। ठीक है। हम तो मर्न से कर रहे हैं ना बेसिकली। बट जब आप PHP और MySQL डेटाबेस के साथ यूज कर रहे होते हो ना, तब आपको ये एक्शन का एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है। अभी के लिए हम उस पर फोकस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा बैकएंड से कोई कनेक्शन नहीं है। तो हम फॉर्म के हम अंदर, ये भी कह सकते हैं सर, हम ये भी कह सकते हैं ना कि एक्शन का हम जो है ना एट्रीब्यूट या जो भी है, ये इसलिए भी यूज करते हैं कि ताकि जब हम फॉर्म में कोई बटन वगैरह कोई ऐड करते हैं तो उसकी जो है ना रिस्पॉन्स उसके बदले में आता है, एक्शन लगाने के बदले में। एग्जैक्टली exactly, जब हम अगर हम, हाँ जी जब हम फॉर्म का अपना डेटा सबमिट कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास लास्ट में बटन होता है, जैसे मैंने बताया कि आपने डेटा फिलअप किया और उसके बाद सबमिट के बटन पे आपने क्लिक किया। तो जब आप क्लिक किया तो आपका डेटा डेटाबेस में गया बैकएंड पे, तो कोई एक्शन परफॉर्म हुआ ना बेसिकली। ठीक है। तो वो जो एक्शन परफॉर्म हुआ ना, वो हम इस एक्शन के एट्रीब्यूट के थ्रू मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा। अगर एक्शन नहीं होगा तो कोई बटन नहीं काम करेगा। नहीं काम करेगा। हम अब अपना रिएक्ट के अंदर जितना भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाएंगे ना, हम उसके अंदर एक्शन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है। हम विदाउट एक्शन, हम APIs के थ्रू काम करेंगे। ठीक है। किसी ने काम किया अब तक API से? ये मुझे अभी रिस्पॉन्स कौन कर रहे थे भाई? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। ये हसनैन भाई हमें रिस्पॉन्स कर रहे थे अभी। जी जी। ठीक है। गुड। अच्छा, तो हम API से काम करें। हसनैन भी आपने कभी API पे काम किया है? नहीं अभी नहीं किया। ठीक है। अच्छा, API पे हम काम करेंगे तो वहां पे हमें फिर ये एक्शन का एट्रीब्यूट हम यूज नहीं करेंगे बेसिकली। तो हम APIs के थ्रू हम कुछ कह सकते हैं कि लाइब्रेरीज का यूज करेंगे। उसके थ्रू हम अपना डेटा जो है ना सेंड करवाएंगे, वो बाद की बातें हैं। अभी के लिए हम ये देख रहे हैं फॉर्म में। तो हम फॉर्म के अंदर बेसिकली इनपुट का यूज करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास इनपुट होती हैं फॉर्म के अंदर। इनपुट और उसकी टाइप रख दी हमने टेक्स्ट। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो हमने लाइव सर्वर इनेबल किया हुआ है, हाँ, तो ये हमारी इनपुट बन के आ गई। कुछ इस तरह से हमारी इनपुट होती है जब हम अपना फॉर्म क्रिएट कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर हम कुछ भी राइट आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ साथ, अब ये मैंने इनपुट की टाइप रख दी टेक्स्ट। अब इसके साथ आप टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पर लिखा नेम, तो ये हमारा यहाँ पर नेम लिखा हुआ आ जाएगा कि इसके अंदर आपने अब नेम फिलअप करना है। ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है प्लेस होल्डर का। आपने देखा होगा कि अक्सर जब आप जाते हो ना, तो यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर लिखा होता है इंटर योर नेम। ठीक है। तो आप वैल्यू के थ्रू भी लिख सकते हो,
लेकिन उसका एक इशू है, जब मैंने वैल्यू के अंदर लिखा ना एंटर योर नेम, तो वो हमारे स्क्रीन पे तो शो हो रहा होता है, इस बॉक्स के अंदर शो हो रहा होता है एंटर योर नेम। बट जब कोई भी यूजर आके वो लिखना स्टार्ट करेगा तो उसी के आगे लिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम वैल्यू यूज नहीं करते, वैल्यू किसी और पर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं प्लेस होल्डर। ठीक है, तो अब ये हमारा बैकग्राउंड में लिखा हुआ है एंटर योर नेम, कोई भी यूजर आके लिखेगा तो वो हमारा टेक्स्ट लिखा जाएगा, वो बैकग्राउंड में लिखा हुआ आ रहा है एंटर योर नेम। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर एक लाइन ब्रेकर लगा लेते हैं ताकि हमारा जो भी कोड हो वो न्यू लाइन में लिखा जाए। नेम के बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पर हम एक और इनपुट क्रिएट कर लेते हैं और उसकी टाइप अब हम रखेंगे पासवर्ड। इसकी फायदा ये होगा कि जब हम यहाँ पर लिखेंगे ना तो वो हिडन फॉर्मेट में होगा। ठीक है, हमारा सारा डेटा हम जितना भी टाइप कर रहे होंगे वो एज अ पासवर्ड बिहेव कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि हमने उसकी टाइप जो है वो पासवर्ड रख दिया है। इसके अंदर भी हम अपना प्लेस होल्डर हर इनपुट के अंदर लिख सकते हैं, एंटर योर पासवर्ड और समथिंग एल्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है ना फॉर्म क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक और लाइन ब्रेकर का यूज कर सकते हो। अभी के लिए मैं स्टाइलिंग पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहा क्योंकि हम स्टाइलिंग अपनी सीएसएस के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो हम अपने पेज को किस तरह से डिजाइन करेंगे, उसको स्टाइल किस तरह से करेंगे, वो हम सीएसएस के थ्रू ही करेंगे। अभी के लिए हम बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं क्योंकि एचटीएमएल हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर के अंदर हमने नेम लिख दिया, पासवर्ड लिख दिया। इसी तरह से अब हम कुछ भी और देख लेते हैं। हमारे इनपुट में हमारे पास आ जाता है, टाइप में फाइल आ जाती है। ठीक है, कोई भी यूजर अगर फाइल सेलेक्ट करेगा, लाइक यहाँ पर चूज फाइल में अभी देखो नो फाइल चूजन आ रहा है। अगर मैं कोई भी फाइल लाइक कैप्चर डॉट पीएनजी मैंने सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर आ गया कैप्चर डॉट पीएनजी। ठीक है, तो फिर हम जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हम अपना डेटा जहां पर भी स्टोर करवाएंगे उस तरह से हम इस फाइल को भी गेट करके इसको भी स्टोर करवा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमने ये देख लिया इनपुट। और अच्छा, यहाँ पर ना अगर मैं इनपुट जो टेक्स्ट रखा मैंने सबसे पहले इसके अंदर एक वैल्यू का एट्रीब्यूट अगर मैं यूज कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, अगर फर्ज करते हैं एंटर योर नेम था, मैंने यहाँ पर लिख दिया नेम जीशान। ठीक है, अब ये जो इनपुट है ये वाला बॉक्स, इसकी वैल्यू बन गई जीशान। अगर हम इसकी वैल्यू को गेट करेंगे ना तो हमें जीशान गेट होगा। लाइक अगर कोई भी यूजर यहाँ पर लिखेगा, मैं हसनैन का नाम लिख देता हूँ, तो कोई भी हसनैन लिखेगा ना तो जब वो सबमिट पे क्लिक करेगा ना तो उसका ये वाला नाम पिक होके जहां पर भी हम डेटा को भेजेंगे ना वहां पे सेंड हो जाएगा। तो जब हमने यहाँ पर खुद ही लिख दिया ना जीशान, तो ये हर हालत में ये सेव हो गया नेम। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट नेम लिखा हुआ आएगा वो जीशान लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो जब सेंड होगा ये वाला नेम सेंड हो जाएगा। ठीक है, वो फिर आगे हम रिएक्ट के अंदर स्टेट्स पढ़ेंगे जिसके थ्रू हम उस वैल्यू को बार बार अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। इसी तरह से एक और एट्रीब्यूट यहाँ पर नेम भी होता है। ठीक है, वो भी यूज होता है, वो कहाँ पे यूज होता है हम फर्दर इसको देखेंगे। ठीक है, अब हमारी क्लास जो है वो ऑलमोस्ट 4 मिनट के बाद खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर 5 मिनट की ब्रेक होगी, उसके बाद हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। सर इस वैल्यू को रिपीट कर दें, वैल्यू की तरफ अभी आप जाएं नहीं, बट मैंने बता दिया आपको। ये वैल्यू का एट्रीब्यूट यहाँ पर हमने यूज किया और इसके अंदर मैंने कोई भी वैल्यू लिख दी। फर्ज करते हैं कि हमारे पास ना एक वेरिएबल है, एक्स एक्स एक वेरिएबल है जिसकी मैंने वैल्यू रख दी 10। ठीक है, अब अगर मैं उस वैल्यू को कहीं पे सेंड करूंगा ना तो ये 10 वैल्यू उस वहाँ पे सेंड हो जाएगी। मतलब अगर फर्ज करते हैं मैंने बैकएंड पे सेंड किया, मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए ऐसे लिख देता हूँ बैकएंड और इसको ब्रैकेट में भेज देता हूँ एक्स को। ठीक है, तो या फर्ज करते हैं हम सीएसएस तो सबने पढ़ी होगी ना, तो सीएसएस में हम सी आउट स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं प्रिंट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सी आउट एक्स। ठीक है, तो अब वो क्या प्रिंट करवाएगा, 10 प्रिंट करवाएगा क्योंकि 10 की वैल्यू हमने, एक्स की वैल्यू हमने क्या रखी हुई है 10। तो जब भी हम सी आउट एक्स करवाएंगे तो वो 10 स्क्रीन पर प्रिंट करवा देगा। सेम ऐसे ही ये जो इनपुट है ना, इनपुट, इसके अंदर जब भी यूजर कुछ भी राइट करता है ना तो वो उसकी वैल्यू बन जाती है। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू रख दी, लाइक हसनैन। ठीक है, अब ये उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू बन गई। यहाँ पर देखो बाय डिफॉल्ट वैल्यू लिखा हुआ आ रहा है। अगर फर्ज करते हैं हमने इसको रेज करके असद लिख दिया और ये इनपुट की वैल्यू गेट करके हमने भेज दी या हमने प्रिंट करवा दी सी आउट में, तो अब असद प्रिंट होगा क्योंकि यूजर ने उसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया है।
लेकिन अगर हम कोई भी वैल्यू यहाँ पर राइट आउट नहीं करते या अपडेट नहीं करते, तो ये जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है ये हमें पिक हो जाएगी। इसकी तरफ भी हम बाद में जाएंगे, अभी के लिए इसकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है। अब हमारे पास काफी सारी इनपुट्स होती हैं। लाइक हम अगर चेक बॉक्स बनाना चाहें तो हमारे पास एक चेक बॉक्स नाम की होती है, ठीक है। ये देखो चेक बॉक्स, इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास रेडियो होता है, हम जेंडर जो क्रिएट कर रहे होते हैं ना, जेंडर अपना लिखो, मेल हो या फीमेल हो, तो हम इसके टाइप के अंदर ना रेडियो लिखते हैं, तो ये हमारे पास जेंडर बन जाता है। ये देखो, ये इस तरह से। अब मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मेल, और इसी तरह से मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ फीमेल। तो ये मेरे पास दो बन के आ गए, मेल और फीमेल। यहाँ पर अभी के लिए मैं लाइन ब्रेकर का यूज कर लेता हूँ। ये देखो, माई मेल और फीमेल, ठीक है। इससे पहले आप एक हेडिंग लिख सकते हो, सिलेक्ट योर जेंडर या समथिंग एल्स, कुछ भी। ठीक। लेबल फॉर और आईडी वगैरह के बारे में भी क्लास में बताइएगा। एक मिनट, एक मिनट। जी आप बोलिएगा, क्या बोल रहे थे आप? लेबल फॉर और आईडी के बारे में। हाँ, लेबल जो होता है ना, हमारे पास लेबल का एक टैग है। लाइक हम ये जैसे मैंने लिखा है ना यहाँ पर नेम, ठीक है। तो नेम को आप लेबल में भी लिख सकते हो ऐसे। ये लेबल के अंदर मैंने लिख दिया ये नेम, ये दैट्स इट, इसका इसके अलावा कोई काम नहीं है। अगर हम लेबल का नहीं भी यूज करते तो भी हमारा काम चल सकता है, ठीक है। अच्छा, तो लास्ट क्लास में हम कुछ इनपुट्स देख रहे थे, तो हम यहाँ पे वन बाई वन चेक करते जाते हैं कि कौन कौन सी इनपुट्स हमारे पास होती हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप यहाँ पर जो है ना, आपको सजेशन मिल जाएगी। इनपुट में हम कलर को पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मैं इसको लाइव सर्वर में ओपन कर लेता हूँ। तो ये इस तरह से कलर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कौन कौन से इनपुट हमारे पास और होते हैं। इनपुट टाइप इक्वल टू डेट होता है हमारे पास, हम यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक ये यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो ये कोई भी डेट हम पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी डेट आ जाता है। और इसी तरह से हमारे पास इनपुट की टाइप ईमेल। अब ईमेल भी लाइक टेक्स्ट ही है, बट इसमें डिफरेंस क्या है। अगर मैं यहाँ पर एक बटन बना लेता हूँ, इनपुट से ही मैं बटन बना लेता हूँ इनपुट, और उसकी टाइप में रख देता हूँ बटन, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिख लेता हूँ, इसकी वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा मुझे। वैल्यू में मैं ऐड करता हूँ सबमिट, ठीक है। और यहाँ पर मैं ईमेल में कुछ भी लिख के ना, अब सबमिट पे क्लिक करता हूँ। इसकी टाइप अभी के लिए मैं कर देता हूँ सबमिट, ठीक है। कि ये मतलब ये बटन जो है वो सबमिट कर रहा है। तो कुछ भी लिख के हम सबमिट करेंगे ना, तो यहाँ पर ये हमें एरर दे देता है कि इसमें ऐट द रेट होना चाहिए, क्योंकि हमने इसकी टाइप जो है वो क्या रखी हुई है, ईमेल रखी हुई है। तो अब हम यह हमें यहाँ पर @gmail.com लिखना पड़ेगा, तभी ये हमें आगे प्रोसीजर करने प्रोसेस का आगे कंटिन्यू करने देगा। अदरवाइज वो हमें एरर दे देगा कि आपका जो है वो ईमेल टाइप जो है वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है। हम टाइप इसकी बटन रख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हम इनपुट देखते हैं और कौन सी हमारी टाइप हो सकती हैं। इमेज हो सकती है हमारी टाइप, ठीक है। मंथ, नंबर, ये सारी हो सकती हैं, ठीक है। तो आपने इन सबको वन बाई वन चेक करना है, और उसके बाद आपने आपका एक दूसरा टास्क होगा, आपने फॉर्म जो है वो क्रिएट करना होगा, ठीक है। एक मैं आपको एक कोई भी इंटरनेट से उठा के दे दूंगा कि ये फॉर्म है, आपने इस तरह का जो है क्रिएट करना है। आपने कोई सीएसएस का यूज़ नहीं करना होगा, कोई आपने कलर उसके चेंज नहीं करने होंगे, कोई बैकग्राउंड कलर नहीं चेंज करने होंगे। आपने जस्ट क्या करना होगा, एक सिंपल से पेज पे आपने एक ऊपर लेट्स सपोज नेम लिखा, फिर नेम का बॉक्स बना दिया, इनपुट बॉक्स। उसके बाद आपने लाइन ब्रेकर लगा के न्यू लाइन में ले आएंगे, और ईमेल पुट करवा देंगे, पासवर्ड ले लेंगे, जेंडर उसका ले लेंगे। इस तरह की चीजें जो है ना, आप एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, ठीक है। आपकी रिकॉर्डिंग आपके पास होगी, आप रिकॉर्डिंग से हेल्प आउट भी, हेल्प जो है ना वो ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक इनपुट टाइप सबमिट रख के या टाइप बटन रख के एक बटन बनाया है। इसके अलावा बटन आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। BUTTEN, ठीक है।
ठीक है, बटन। और यहाँ पर लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ क्लिक मी, तो ये हमारे पास एक बटन बन गया। ठीक है, अब इसके ऊपर हम कुछ भी अप्लाई करवाते हैं, कोई फंक्शनैलिटी या कुछ भी, तो वो बात की बात है। अच्छा, तो हम इस तरह से बटन भी बना सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ अब हमारे पास एक और जो है टैग होता है div का। HTML में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टैग है। अगर मैं आपको कोई भी प्रोजेक्ट विजिट करवाऊं तो प्रोजेक्ट में सबसे जो ज़्यादा यूज होने वाला टैग है ना, वो है div का टैग। div स्टैंड फॉर डिवीजन। ठीक है, आप लेट्स सपोज आपकी एक वेबसाइट है, तो आपकी वेबसाइट में क्या होगा, मैं कोई भी एक वेबसाइट ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। लाइक मैं रिएक्ट जेएस की वेबसाइट पे चला जाता हूँ। अब ये आपके पास एक वेबसाइट है। अगर मैं इसको बात करूं, ये जो टॉप में आपको नजर आ रहा है ना, इसको बोलते हैं नैव बार। ठीक है, ये है नैव बार। अब अगर मैं इसकी बात करूं, ये हमारा कंटेंट है कुछ भी। ठीक है, अगर मैं लास्ट में चला जाऊं तो लास्ट में हमारा फुटर होगा। ठीक है, ये हमारा फुटर है। तो ये हमारी वेबसाइट के छोटे छोटे पार्ट्स हैं। ठीक है, हमने वेबसाइट को छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं ना, ये बेसिकली इसको बोलते हैं वेबसाइट को डिवाइड किया गया है छोटे छोटे पार्ट में। तो आपने इन पार्ट्स को बनाने के लिए डिव टैग का यूज करेंगे। ठीक है, लाइक डिव जो होता है ना, वो कॉम्बिनेशन होता है कुछ टैग्स का। ठीक है, अब इस डिव में ऐसा हो सकता है कि आपने सबसे पहले एक हेडिंग लिख दी, H3 एक हेडिंग बना ली। उसके बाद आपने एक पैराग्राफ लिख दिया, उस पैराग्राफ के साथ आपने एक इमेज का यूज कर लिया। उसके बाद नीचे आपने कुछ फॉर्म बना लिया। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपने इन सब का कॉम्बिनेशन जो है ना, वो एक डिव के अंदर क्लोज कर दिया। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक हमारे पास पैराग्राफ है, लोरम इप्सम का मैंने पैराग्राफ पिक कर लिया। इसी के साथ साथ मेरे पास एक दूसरा पैराग्राफ है, ये भी मैंने ऐसे ही पिक कर लिया, एक डमी सा पैराग्राफ। अच्छा, ये मेरे दो पैराग्राफ हो गए। अब अगर मैं CSS की प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पे CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा। लेट्स सपोज मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ। वो एक बात की बात है, अभी के लिए आपको अगर इसकी समझ नहीं भी आ रही, मैंने यहाँ पर क्लास दे दी फर्स्ट। ठीक है, और इसी तरह मैंने इस पैराग्राफ को एक क्लास दे दी सेकंड, CSS को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, फिलहाल आप ये देख लें कि यहाँ पर कुछ भी हो रहा है। ठीक है, मैंने एक क्लास दे दी, इसको फर्स्ट दे दी और इसको सेकंड दे दी। ठीक है, तो जो हमारी ये क्लासेस है ना, अब मैं इस पे फर्स्ट जो क्लास है, इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा कि इसका कलर जो है ना वो रेड कर दो। फिर मुझे सेकंड पे अप्लाई करना पड़ेगा कि सेकंड पे कलर जो है वो रेड कर दो, अगर मुझे सेम ही कलर करना है। तो दूसरा तरीका क्या है, इन दोनों दोनों पैराग्राफ को एक डिव के अंदर क्लोज कर दो। ठीक है, और इस डिव के अंदर, इस डिव के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो कि इस डिव का कलर ही रेड कर दो। ठीक है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। हमने दोनों पैराग्राफ के ऊपर सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी थी, तो हमने क्या किया, उन दोनों पैराग्राफ को एक डिव के अंदर क्लोज कर दिया, और उन उस डिव को, उस डिव के ऊपर वो प्रॉपर्टी लगा दी, तो वो दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो हमने बेसिकली इन दो डिव्स को एक चीज में वो कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, तो कोई अगर पूरी की पूरी वेबसाइट है, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो भी हम डिव का यूज कर लेंगे। या कुछ छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ के कुछ एक बड़ी चीज बनानी है, तो भी हम उसके लिए डिव का टैग यूज कर लेंगे। ठीक है, मैं अगर आपको कोई एक एग्जांपल यहाँ पर दिखा दूं, कोई एक प्रोजेक्ट दिखा दूं, लाइक मैं आपको ये पोर्टफोलियो ही दिखा देता हूँ। ये तो हमारे पास रिएक्ट का है वैसे। ये वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे देखो आपको डिव का टैग कितना नजर आ रहा है। ये डिव का टैग है जिसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, ये बेसिकली हमने ULLI के अंदर नैव बार बनाया हुआ है। ठीक है, ये हमारा नैव बार है। ठीक है, और उसको हमने एक डिव में क्लोज कर दिया। इसी तरह मैंने एक और डिव बनाया, जिसके अंदर फिर मैंने क्या किया, कुछ हेडिंग्स रखी, इनपुट रखी। इसके अंदर वैसे मैंने कुछ खास जो है वो यूज नहीं किया डिव को। इस प्रोजेक्ट के अंदर छोटा सा एक प्रोजेक्ट था, कोई इसमें खास चीज थी नहीं। मैं अगर आपको
ये भी दिखा दूं तो इसके अंदर भी काफी सारे डिव होंगे। ये देखें, अब यहाँ पर ये हमारे पास div का टैग है, ये फिर से div का टैग है, फिर से div का टैग है, ये फिर से div का टैग है, ये div कितना यूज हो रहा है, ठीक है। तो हमारी वेबसाइट जो है वो ऑलमोस्ट div टैग यूज हो रहा होता है। div बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। div कुछ भी नहीं है, डिवीजन है जस्ट। हम पूरी वेबसाइट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उनको div में रख सकते हैं, या फिर हम कुछ पार्ट्स को मिला के div के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। div इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऑलमोस्ट चीजें हमने वैसे कवर कर ली हैं HTML की, क्योंकि हमें कुछ भी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सर div वाला पार्ट तो रन करें। अच्छा, रन करने की वैसे इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। ये देखें, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं आई। ये मैं आपको अगर दिखाऊं, हाँ, हमने इसमें क्या किया जस्ट div में, कि एक हेडिंग लिख दी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइक फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। और पैराग्राफ में मैं ये लोरेम इप्सम का पैराग्राफ लगा देता हूँ। इमेज के अंदर मैं जो है वो इमेज डाल देता हूँ। यहाँ पर तो हमारे पास इमेज पड़ी नहीं है, चले छोड़े इमेज को। और उसके बाद फॉर्म के अंदर मैं फॉर्म को भी अभी के लिए रहने देता हूँ। तो ये हमारा एक डिव बन गया है, ठीक है। तो इसके में कोई फर्क नहीं आया। अगर मैं इस डिव को रिमूव कर देता हूँ तो भी हमारा वैसे के वैसे है कंटेंट, कुछ भी डिफरेंस नहीं आया, ठीक है। मैंने रन करके इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि कोई डिफरेंस आना नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया ना, अब फर्ज करते हैं मैं एक और एग्जांपल से आपको दिखाता हूँ। अब ये हमारा जितना भी कंटेंट है ना, अभी के लिए मैंने एक हेडिंग और एक पैराग्राफ डाला है ना, आपका एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ है, इसके नीचे मैं एक बटन लगा देता हूँ, बटन, और यहाँ पर लिख देता हूँ सबमिट। ये तीन चीजें हो गई। अब इन तीनों चीजों को मुझे क्या करना है, दरमियान के अंदर शो करना है। यहाँ पर दरमियान के अंदर इतनी साइड से जगह छूटी हुई हो, इतनी साइड से जगह छूटी हुई हो, तो मैं इसको किस तरह से करूंगा। अब या तो ये हो सकता है कि मैं इन तीनों को बारी बारी इनकी विड्थ कम कर दूं और इनको दरमियान में लेके आऊं, या तो ये हो सकता है कि मैं इन तीनों को एक डिव में क्लोज कर दूं और उस डिव की ही मैं हाइट विड्थ को कम कर दूं। अब मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, इस डिव को एक क्लास दे देता हूँ पेरेंट, ठीक है। और मैं इसके ऊपर थोड़ी सी CSS अप्लाई करता हूँ, आपने टेंशन नहीं लेनी, जस्ट आपने देखना है कि हो क्या रहा है। तो मैंने इस क्लास के ऊपर कुछ फंक्शनैलिटी अप्लाई की, कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई की। मैंने कहा कि इसकी विड्थ जो है ना, सबसे पहले तो मैं इसको बॉर्डर देता हूँ 1px सॉलिड रेड। तो ये इसको बॉर्डर लग गया, ठीक है। इसकी विड्थ कंप्लीट 100% है। तो मैंने इसकी विड्थ कर दी 50%। तो अब ये आधा हो जाएगा, ये देखो आधा हो गया। अब मैं इसको अगर दरमियान में लेके आना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको दरमियान में जो है, मैं अभी के लिए इसको आपको फ्लेक्स अप्लाई करके दिखा देता हूँ, या फिर मैं इसी को, हाँ, इसी के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देता हूँ। और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देता हूँ। हम्म, आपको ये चीज़ें वैसे समझ नहीं आ रही होंगी, बट फिर भी मैंने कहा चलो दिखा देता हूँ आपको। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, अच्छा, इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें इसका पेरेंट बनाना पड़ेगा फ्लेक्स लगाने के लिए। मैं फिर से क्या करता हूँ, इस डिव को कट करता हूँ और एक और दूसरे डिव में डाल देता हूँ। डिव डॉट, मैं लिख देता हूँ इसको पेरेंट डिव, एक और क्लास दे दी मैंने इसको, और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब पेरेंट डिव को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर CSS में आके मैंने इसको पेस्ट किया। अब यहाँ पर मैं इसको अप्लाई करता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इतना ही लिखना काफी होगा। ये देखो, अब हमारा ये डिव सेंटर में आ गया, ठीक है। अब या तो हमें क्या करना पड़ता, ये मैंने किया क्या है, आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट इतना देखने की जरूरत है कि हमने एक हेडिंग को दरमियान में लाना था सबसे पहले, फिर एक पैराग्राफ को दरमियान में लाना था, फिर सबमिट के बटन को दरमियान में लाना था। तीन काम हमें करने पड़ जाने थे, और वो हमारा रिस्पॉन्सिव भी नहीं होना था। अब मैंने क्या किया, एक डिव बनाया और डिव के ऊपर एक फंक्शनैलिटी अप्लाई कर दी। अब वो सेंटर में आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर भी इसी तरह से अप्लाई कर दूं, पेरेंट के अंदर भी ये दो प्रॉपर्टीज लगा देता हूं मैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और फ्लेक्स डायरेक्शन में इसकी कर देता हूं कॉलम। ये देखो,
और इसको मैं अलाइन आइटम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम भी सेंटर कर देता हूँ। ये देखो, अब ये इस तरह से भी सेंटर में आ गए। ठीक है। अब अगर मैं इसको छोटी स्क्रीन पे भी लेके जाता हूँ ना, इवन मैं मोबाइल की स्क्रीन पे भी लेके जाता हूँ ना, तो भी हमारा ये कोड रिस्पॉन्सिव है। ठीक है। बड़ी स्क्रीन हो छोटी स्क्रीन हो, तो ये हमारा कोड बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में आ रहा है। और देखो किस तरह से ये अलाइन होके आ रहा है। ठीक है। मैंने जस्ट किया क्या है, आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि मैंने, या तो मुझे ये करना पड़ता कि हेडिंग को दरम्यान में लेके आता, फिर पैराग्राफ को दरम्यान में लेके आता, फिर बटन को दरम्यान में लेके आता, और वो जब हम छोटी स्क्रीन पे जाते तो उसने खराब हो जाना था। ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, एक डिव में क्लोज किया, और डिव के ऊपर मैंने फ्लेक्स नाम की प्रॉपर्टी अप्लाई की। फ्लेक्स की तरफ अभी आप ना जाओ, बट इतना समझ लो कि डिव से मैंने क्या किया, उन तीनों को जोड़ के एक पेरेंट बना लिया। और उस पेरेंट के ऊपर मैंने पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी जब अप्लाई की, लाइक ये समझ लो कि इन तीनों को जोड़ के मैंने एक डब्बा बना लिया। ठीक है। और जो प्रॉपर्टी मुझे इन तीनों पे अप्लाई करने की जरूरत थी, वो मैंने अब क्या किया, सिर्फ और सिर्फ उस डब्बे पे अप्लाई कर दी, तो वो इन तीनों पे अप्लाई हो गई। ठीक है। इसी तरह से जब हम वेबसाइट पूरी की पूरी बनाएंगे, तो टॉप में हमारा नैव बार होगा, फिर हमारा एक साइड बार होगा, यहाँ पे हमारा कंटेंट होगा, और टॉप में बॉटम में हमारा फुटर होगा। तो हमारे ये चार पार्ट बन जाएंगे। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, चार डिव बना लेंगे। ठीक है। आपने जब भी डिजाइन बनाना स्टार्ट करना है ना, तो आपने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखना है सबसे पहले, कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा है। अब हमारा स्ट्रक्चर हमें कह रहा है कि टॉप में नैव बार बनाओ, तो हमने एक ऊपर डिव बना लिया जिसमें हम नैव बार बनाएंगे। फिर उसके बाद वो हमारा स्ट्रक्चर हमें कह रहा है कि यहाँ पर आपने कंटेंट बनाना है, तो आपने कंटेंट के लिए डिव बना लिया। फिर वो कह रहा है कि नीचे आपने फुटर बनाना है, तो एक फुटर के लिए डिव बना लिया। अब उसके बाद हमारा नैव बार हमने एक डिव बनाया है, उस डिव के अंदर हमारा पूरा का पूरा नैव बार बनना है। अब हम देखेंगे कि वो नैव बार किस तरह से बन सकता है। अब हम देखेंगे कि हमारी नैव बार के अंदर कितनी चीजें हैं। तो हमारा एक लोगो है, एक ही हमारा सर्च बार है, और एक ही हमारा मेन्यू है, तीन चीजें हैं। तो हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे। फिर हम इस डिव के अंदर तीन डिव बनाएंगे। पहले डिव के अंदर हम एक लोगो रखेंगे, दूसरे डिव के अंदर हम ये सर्च बनाएंगे, और तीसरे डिव के अंदर हम पूरा का पूरा मेन्यू बनाएंगे। फिर ये पूरा का पूरा मेन्यू एक डिव बन जाएगा। इसके अंदर फिर हम एक लर्न का बटन बनाएंगे, एक रेफरेंस का, एक कम्युनिटी का, एक ब्लॉग का, और ये दो आइकन। ठीक है। तो इन सबको मिला के ये सब एक एक डिव होंगे। ठीक है। और इनको एक पेरेंट डिव होगा, और उनका जो है ना एक पेरेंट डिव होगा इन तीनों डिव्स को मिला के। समझ आई मेरी बात की? डिव बेसिकली क्या है, डिवीजन है। हम बड़े पार्ट को छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, छोटे पार्ट्स को मिला के एक बड़ा भी पार्ट बना सकते हैं। ये डिव है। अब इसमें